गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। मैं आ चुका हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के ऊपर रहने वाली है, जो कि हमारे टॉपिक रहेगा हिंदी का जनसंचार और रचनात्मक लेखन। ये क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको विथ आंसर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके यूनिट जो है मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। इसका जो पहला यूनिट है रचनात्मक लेखन, अर्थ, महत्व और विविध रूप इसके क्या होते हैं। दूसरा जो हमारा इसका चैप्टर है पार्ट 2, संचार माध्यम और रचनात्मक लेखन क्या होता है। उसके बाद हम तीसरे इकाई पे चलते हैं। इसके जो तीसरा पार्ट है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन, कि कैसे हम लोग विज्ञापन बना सकते हैं, लेखन लिख सकते हैं। और चौथा है विज्ञापन लेखन। तो ये आपके 4 यूनिट हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलिए पहले यूनिट के ऊपर चलते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ये आपका यूनिट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रचनात्मक लेखन और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे रचनात्मक लेखन क्या होता है। तो रचनात्मक लेखन अपनी कल्पना, भावनाओं, विचारों और अनुभव को कलात्मक और प्रभावशाली ढंग से शब्दों में व्यक्त करना। इसमें लेखन स्वतंत्र रूप से अपनी सोच को कहानी, कविता, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब कि रचनात्मक लेखन एक काल्पनिक कहानी होती है जिसमें जो राइटर होता है, लिखता है, वो अपने कल्पना की सारी कहानियाँ या फिर कोई ऐसी चीज़, कविता वगैरह सारी चीज़ें उसमें लिखता है। ये रचनात्मक लेखन कहलाता है। ये लेखन शैली केवल सूचना देने नहीं बल्कि भावों को जगाना, सोचों को प्रेरित करना और पाठकों के भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करता है। मतलब कि जो रचनात्मक लेखन होता है वो जो लोग पढ़ते हैं उनके दिलों से जुड़ जाता है, उनके भावनाओं को व्यक्त करता है और उनकी लेखन केवल सूची नहीं देता, मतलब उन्हें एक अंदर से भाव स्पष्ट कराता है कि हमसे रिलेट है वो। तो ये था रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के रूप पे आ जाते हैं। अब कितने रूप होते हैं। तो रचनात्मक लेखन का जो पहला रूप है वो है कहानी लेखन, दूसरा है कविता लेखन, नाटक लेखन, चौथा है निबंध लेखन और पांचवा आता है आत्मकथा, स्मरण लेखन, यानी खुद की कोई कहानी वगैरह लिखना। और छठा आता है डायरी लेखन और सातवां आता है यात्रा वृत्तांत आदि, यानी कहीं आपने घूमने गए उसका यात्रा वृत्तांत उतार के लिख दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है रचनात्मक लेखन के कितने रूप होते हैं तो आप 7 लिख देना। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद अब बात करते हैं रचनात्मक लेखन के जो महत्व होते हैं वो क्या हैं। तो पहला जो महत्व होता है रचनात्मक लेखन का, व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है ये। मतलब कि यह व्यक्ति की सोचने, समझने और अभिव्यक्ति करने की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा जो हमारा होता है उसका महत्व रचनात्मक लेखन का, संवेदना और भावनाओं की अभिव्यक्ति, यानी लेखक अपने अनुभव, पीड़ा, प्रेम, संघर्ष आदि को सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। तीसरा जो हमारा आता है समाज को दिशा देने वाला, यानी रचनात्मक लेखन समाज की वास्तविकता और समस्याओं को उजागर कर उसे सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर देता है। चौथा आता है हमारा इसी में सांस्कृतिक संरक्षण। ये भाषा, परंपरा, लोक कथा, रीति नीति को संरक्षित करता है। तो ये था हमारा रचनात्मक लेखन का महत्व। और इसमें एक पॉइंट और है, पांचवा पॉइंट हमारा मनोरंजन और प्रेरणा का स्रोत। मतलब कि रचनात्मक लेखन पाठक को मनोरंजन के साथ साथ जीवन में एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो ये होता है हमारा रचनात्मक लेखन का महत्व। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आप लोग एग्ज़ाम में पढ़ सको। अब मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूँ कि रचनात्मक लेखन क्या होता है, एग्ज़ाम में आप किस तरह लिखो। रचनात्मक लेखन केवल एक लेखन शैली नहीं है, बल्कि ये कविता की, व्यक्ति की अंतरात्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसे लेखक अपने विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और अनुभव को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। ये लेखन व्यक्ति के बौद्धिक विकास, भाषा कौशल और सृजनात्मक क्षमता को निखारता है। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, इसके माध्यम से न केवल व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को बेहतर बनाता है, बल्कि वह समाज, संस्कृति और जीवन के विविध पक्षों को भी नई दृष्टि से समझने में सक्षम होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली विशेष DU16 ने पाठ्यक्रम में रचनात्मक लेखन को शामिल करके छात्रों के मौलिक सोच, संवेदनशीलता और रचनात्मक की दिशा को प्रेरित किया जाता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद तीसरा आता है हमारा, तीसरा आता है
इसीलिए रचनात्मक लेखन न केवल एक शिक्षण विधा है बल्कि ये एक आवश्यक जीवन कला भी है जो व्यक्ति को एक प्रभावशाली लेखक और सजग नागरिक को बनाने में सहायक करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है कि रचनात्मक लेखन क्या है, इसका महत्व क्या है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो कि आपका अथवा में आ सकता है। रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। यानी इसमें रचनात्मक लेखन के क्षेत्रों को बताना है, उसके बारे में वर्णन करना है। तो रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र जो हैं उसके बारे में बता देता हूँ पहले। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ऐसे भी क्षेत्र आते हैं जहाँ कल्पना, भावनाएं, अनुभव और विचारों का कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये लेखन केवल साहित्य तक सीमित नहीं है बल्कि ये मीडिया, थिएटर, सिनेमा, विज्ञापन, वेब लेखन आदि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मतलब रचनात्मक लेखन के जो मुख्य क्षेत्र हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला जो हमारा क्षेत्र है साहित्यिक लेखन। इसमें क्या होता है, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि लिखे जाते हैं साहित्यिक लेखन में। रचनात्मक लेखन का मुख्य क्षेत्र है जो। अब दूसरा आता है पत्रकारिता। इसमें फीचर लेख, संपादकीय, कॉलम लेखन, समाचार विश्लेषण किया जाता है। फिर आता है मंच और सिनेमा लेखन। इसमें पटकथा यानी स्क्रिप्ट दी जाती है, संवाद लेखन होता है, पटकथा लेखन होता है। चौथा पॉइंट आता है रेडियो और टीवी लेखन, यानी वार्ताएं, रेडियो, नाटक, टीवी धारावाहिक की स्क्रिप्ट होती है इसमें। पांचवा आता है ब्लॉग और डिजिटल लेखन, वेब लेखन, सोशल मीडिया कंटेंट, ई बुक लेखन आता है इसमें। फिर हमारा छठा पॉइंट आता है विज्ञापन लेखन, यानी एड कॉपीराइट। इसमें जो आता है क्रिएटिविटी विज्ञापन होता है, जिंगल्स होते हैं, टैगलाइन होती है जिससे कि आकर्षक होते हैं लोग। सातवां आता है बल साहित्य लेखन, यानी बच्चों के लिए रोचक शिक्षाप्रदक कहानियाँ और कविताएं बनाई जाती हैं। आठवां पॉइंट हमारा आता है अनुवाद और रूपांतरण लेखन, यानी रचनाओं का एक भाषा से दूसरी भाषा में सृजनात्मक अनुवाद, यानी उसका हिंदी अनुवाद करना, ये अनुवाद और रूपांतरण आता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है रचनात्मक लेखन के प्रमुख क्षेत्र। अब मैं रचनात्मक लेखन के विभिन्न रूप भी बता देता हूँ। तो पहला जो हमारा रूप आता है कहानी लेखन। किसी घटना या कल्पना के आधार पर रोचक को सुसंगठित प्रस्तुति, यानी कोई ऐसी घटना हो जाए जिसे कि आप जानते हो, जैसे आपके एरिया में किसी को किसी ने मार दिया, मान लीजिए मर्डर कर दिया, आपने अपने आंखों देखा ना, फिर उसे आके आप दूसरों को बताए, तो ये भी कहानी लेखन की तरह ही हो जाता है। दूसरा आता है कविता लेखन। लय, छंद और भावनात्मक से युक्त रचनाएं होती हैं इसमें। तीसरा आता है नाटक लेखन। इसमें मंचन योग्य संवादात्मक लेखन जिसमें पात्र, दृश्य और घटनाएं होती हैं। समझ आ गया। इसके बाद चौथा आता है निबंध लेखन, यानी कि किसी विषय पर विचारों की सुव्यवस्थित और तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, यानी कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप लोग अच्छे से जानते हो उस पर तर्क कर सकें, वो सब निबंध लेखन में आ जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा आता है उपन्यास लेखन, यानी दीर्घ लेख, कथानक, पात्र और घटनाओं पर आधारित रचना उपन्यास लेखन कहलाती है। ये चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में लिख दी कि आप पढ़ लो, एग्जाम में अच्छे से करके आ सको। छठा आता है आत्मकथा, यानी जीवन लेखन। किसी व्यक्ति के जीवन से अनुभव का लेखन, यानी मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिन्हें आप चाहते हो कि मैं भी उनके जैसा बनूं, ये आत्मकथा लेखन हो जाता है। और सातवां आता है यात्रा वृत्तांत लेखन, यानी आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ का वर्णन करते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत में आता है, अनुभव को वर्णनात्मक प्रस्तुति करना। तो ये रचनात्मक लेखन के विभिन्न रूप थे। तो मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए। रचनात्मक लेखन के विविध रूप कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, रचनात्मक लेखन के विभिन्न रूप जो भी हैं वो भी बता दिया। फिर इसी में एक 8वां पॉइंट है संस्मरण लेखन, यानी जीवन की विशेष घटनाओं या स्मृतियों को भावनात्मक वर्णन किया जाता है इसमें। अब निष्कर्ष जान लेते हैं इसका। रचनात्मक लेखन का संसार बहुआयामी और विस्तृत है, यानी रचनात्मक लेखन संसार में बहुत फैला हुआ है, जो विस्तृत हो रखा है। ये लेखक केवल साहित्य सृजन नहीं बल्कि समाज, संचार, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी सशक्त भूमिका निभाता है। यानी जो रचनात्मक लेखन होता है वो ऐसा मान लो कि हमारे जीवन में हर जगह काम आता है। विभिन्न रूप के माध्यम द्वारा यह लेखन व्यक्ति को मौलिक, संवैधानिक और काल्पनिक बनाता है। डी.यू. सोल ने पाठ्यक्रम में शामिल करना छात्रों के व्यवहारिक लेखन कौशल से जोड़ने का प्रयास करता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे जो कि हमारा है जन संचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखें। अभी तक मैंने आपको रचनात्मक लेखन क्या होता है, उसके अर्थ, महत्व, भूमिका, सारी चीज़ें बता दी। अब मैं जनसंचार माध्यम बताता हूँ। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या अच्छे से पढ़ लेना। तो सबसे पहले जानेंगे जनसंचार माध्यम क्या होता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल आदि में रचनात्मक लेखन का अर्थ है
सार्वजनिक हित, मनोरंजन, सूचना और शिक्षा के उद्देश्य से सामग्री तैयार करना जो सटीक, प्रभावशाली और जन उपयोगी हो उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। ये लेखन सीधा जनता से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे आकर्षक, सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए। यानी जो हमारा रचनात्मक लेखन और जनसंचार है उसे सरल और अच्छा से लिखना चाहिए कि वो आकर्षण हो। अब ध्यान योग्य मुख्य बिंदु, जो रचनात्मक लेखन जनसंचार में लिखते टाइम क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। विषय संक्षिप्त और सटीक हो कि समझ आ सके। पाठक दर्शक की रुचि पर ध्यान रखें, यानी पाठक को पढ़ते टाइम और दर्शक को सुनते टाइम अच्छा महसूस हो। और तथ्य सही और विश्वसनीय हो, मतलब उसके जो वर्ड आपने लिखे हैं वो अच्छा और विश्वसनीय हो। शीर्षक आकर्षण और अर्थपूर्ण हो, मतलब जो शीर्षक आपकी जनसंचार माध्यम कहानी वानी का है वो एक अच्छा होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। मौलिकता और सृजनात्मकता बनाए रखें, मतलब कि उसमें ऐसे भाव स्पष्ट कीजिए कि पढ़ने वाला पढ़े और देखने वाला इमोशनल हो जाए। सातवां टॉपिक हमारा आता है भावनात्मक अपील संतुलित हो। माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के अनुसार शैली अपनाएं। जैसे टीवी में पहले चीज़ें चलाई जाती है ना, पहले हेडलाइन बताई जाती है, फिर उसके बाद खबर बताई जाती है, एंड में जाके मेन पॉइंट बताया जाता है। तो उसी तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है जनसंचार में। फिर 9वां पॉइंट आता है नैतिकता का पालन करें, भ्रामक लेखन से बचें। यानी उसमें नैतिकता बनाए रखें, गुस्से वाला वर्ड या कोई ऐसा वर्ड ना लिखें जिससे कि तकलीफ देता हो किसी चीज़ को। तो इसका जो निष्कर्ष होगा, जनसंचार के लिए लेखन जनहित, संप्रेषण और रचनात्मक का संतुलन है, जिसे सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि था जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन में, संचार माध्यम क्या होते हैं, हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संचार माध्यम क्या होता है। तो संचार माध्यम वे साधन होते हैं जिनके द्वारा सूचना, विचार, भावनाएं या संदेश एक व्यक्ति या समूह से दूसरे तक पहुंचाया जाता है। ये माध्यम व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क, संवाद और जन जागरूकता का कार्य करता है। अब इसके बाद संचार माध्यमों के प्रकार कितने होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मुद्रित माध्यम, जिसमें अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि आते हैं। दूसरा आता है श्रव्य माध्यम, यानी रेडियो, ऑडियो, रिकॉर्डिंग आदि ये सब श्रव्य माध्यम होते हैं, यानी सुनने वाले। दृश्य श्रव्य माध्यम यानी टेलीविज़न, फिल्म, यूट्यूब आदि ये सब आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। डिजिटल माध्यम यानी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ब्लॉग, व्हाट्सअप आदि ये सारी चीज़ें डिजिटल माध्यम में आती हैं। तो क्लियर है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में संचार माध्यम की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में जानते हैं। हिंदी में समाचार और कार्यक्रम का प्रसारण करना। दूरदर्शन, आकाशवाणी व प्रमुख समाचार चैनल हिंदी में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वो आकर्षण लगता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है हिंदी फिल्मों और धारावाहिक का प्रभाव क्या है, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। ये मनोरंजन माध्यम से हिंदी जन जन तक पहुंचती है, मतलब हिंदी सबको समझ आती है तो जन जन तक पहुंच जाती है। फिर आता है सोशल मीडिया पर हिंदी कंटेंट की वृद्धि, यानी आपका जो सोशल मीडिया है वहाँ पे हिंदी का बोलबाला बन जाता है। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, फेसबुक आदि हिंदी में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब सबको समझ भी आता है। फिर चौथा आता है हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार, यानी ई पुस्तकें, ऑनलाइन मंचों पर कविता, कहानियाँ और लेखों का प्रसार होने से हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार होता है। पाँचवा पॉइंट हमारा आता है शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का प्रयोग, यानी सरकारी नौकरियों परीक्षाओं में हिंदी का व्यापक उपस्थिति होती है। छठा आता है रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता में हिंदी का उपयोग करना, जिससे हिंदी पत्रकारिता, फीचर लेखन और डिजिटल मीडिया में भाषा का विस्तार होता है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये था हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने वाले संचार के माध्यम। आप लोग बना बना के भी लिख देना, जो समझ में आए बस लिख के आना, बाकी चीज़ मैं बता ही रहा हूँ, समझ जाना। निष्कर्ष जो इसका आएगा, संचार माध्यम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और लोकप्रियता के सशक्त साधन हैं। इन्होंने हिंदी को शहरों से लेकर गाँवों तक और विदेशों तक पहुँचाया। आज डिजिटल युग में हिंदी भाषा सशक्त, सृजनात्मक और प्रभावी रूप से जनमानस से जुड़ रही है, यानी हिंदी जो हमारी भाषा है संचार के माध्यम से जन जन तक, यानी पूरे देश तक, ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी इसका विस्तार हो रहा है और लोग समझते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर अब आता है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन किसी यात्रा का वर्णन करना है आपको, मतलब आप कहीं घूमने गए हो उसका यात्रा वृत्तांत करना है आपको। आएगा 15 से 20 नंबर का, जो कि आपको लिखना होता है।
तो यात्रा वृत्तांत लिखते टाइम आप किन बातों का ध्यान रखना मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले यात्रा का उद्देश्य, कहाँ गए और क्यों गए। तो सबसे पहले आपको वो बताना है कि आप कहाँ गए थे घूमने। जैसे कि मैं आगरा गया ताजमहल घूमने, ये मैंने बता दिया, ये यात्रा का उद्देश्य हो गया। फिर यात्रा का माध्यम, कैसे गए, बस, ट्रेन, कार आदि। यानी मैं आगरा ताजमहल कैसे गया। सबसे पहले मैंने घर से बस पकड़ी, बस से रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ने के बाद आगरा में बस ली और ताजमहल पहुंच गया, इस तरीके से। फिर यात्रा का अनुभव, रास्ते में क्या देखा, कैसे महसूस किया। तो आपको इसी शैली में सारा लिखना है। तो सबसे पहले उद्देश्य लिखना है, यात्रा का माध्यम, फिर यात्रा का अनुभव, आपने क्या क्या देखा रास्ते में, फिर प्रमुख स्थल, वहाँ क्या क्या देखा। स्थलों का संक्षिप्त वर्णन करना है, मतलब आप आगरा ताजमहल पहुँच गए, उसके बारे में बताना है आपने ताजमहल में क्या देखा, वहाँ के संगमरमर वाले पत्थर, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की जो कब्रें हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें वर्णन करना है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फिर आता है रोचक घटनाएँ, मतलब वहाँ आप कोई मज़ेदार या ख़ास पल आपने वहाँ देखा जो आपको अच्छा लगा और आप इसमें बयां करना चाहते हो। फिर आता है हमारा छठा पॉइंट, यात्रा से सीख यानी भावना, आपको अनुभव या ज्ञान मिला वहाँ से कि क्या क्या देखा, कैसा होता है क्या चीज़, वो सारी चीज़ें। फिर आपको एंड में निष्कर्ष लिखना है, यहाँ यात्रा यादगार क्यों रही उसके बारे में। तो आप एक बार इसको सही से पढ़ लो। यात्रा वितरात अगर आपके लिए आता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उद्देश्य लिखना है, कहाँ गए और क्यों। यात्रा का माध्यम, कैसे गए। यात्रा का अनुभव, रास्ते में क्या क्या देखा। प्रमुख स्थल यानी वहाँ कौन सा स्थल था ये। रोचक घटना है, वहाँ क्या क्या हुआ। यात्रा से क्या आपको सीख मिली। यात्रा यादगार क्यों रही उसके बारे में आपको बताना है। अब चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाएं। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मीडिया के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाना है। तो विज्ञापन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कैसे आप विज्ञापन लिख सकते हो, बाकी वर्ड आपको ही लिखना पड़ेगा वहाँ। तो इलेक्ट्रिक मीडिया के लिए विज्ञापन बनाने समय ध्यान योग्य बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आकर्षक शीर्षक यानी स्लोगन हो छोटा, यादगार और ध्यान खींचने वाला। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई ऐसा स्लोगन आप लोग सोच लो, जैसे कि मैं बता देता हूँ, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे टिकाऊ, आइए लीजिए हमारे यहाँ से बैटरी सेल। तो ये हो गया आपका शीर्षक। भाषा सरल और प्रभावी, भावनात्मक हो। तो जैसा कि मैंने अभी सरल भाषा यूज़ किया, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और टिकाऊ, बैटरी सेल। तो ये एकदम ऐसा वर्ड यूज़ किया मैंने जो कि सामने वाले को समझ आ जाए। फिर उत्पादक की विशेषताएं स्पष्ट हो, मतलब आप जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं, मैंने बैटरी सेल का किया तो मैं उसका विशेषताएं बताऊंगा। ये सालों साल चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती, टाइम बताने में आती है और रिमोट में लगा सकते हैं और घड़ी वगैरह में लगा सकते हैं। फिर दर्शक वर्ग, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखें, मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आपका जो ऑडियंस है उनकी ध्यान में रखना है। फिर आता है दृश्य और ध्वनि, यानी वीडियो और ऑडियो जो है काफ़ी अच्छा हो जिससे कि आकर्षण हो। जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोगों का आकर्षण बनना है ना, आप लोग समझ रहे हो, तो उसी तरह उसमें भी यही करना है। फिर आता है समय सीमा में संदेश पूरा हो, 15 से 30 सेकंड, मतलब लिखने की जो आपकी समय सीमा हो 15 से 30 सेकंड की हो। मतलब वहाँ एक्सप्लेनेशन जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करोगे, ऐड वगैरह बनाओगे, तो उसकी जो समय सीमा 15 से 30 सेकंड हो उसमें हो। तो ये चीज़ आप यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे देख लेना कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मुझे विज्ञापन बता दो, तो वो लोग दिखा देंगे। फिर समस्या और समाधान दोनों दिखे, यानी उस बैटरी से क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। जैसे कि बैटरी से समस्या ये है कि ख़राब हो गई हो तो उसे जल्दी चेंज कीजिए वरना वो फट सकती है, ऐसे कुछ आप बता सकते हो। ब्रांड नाम को बार बार दोहराएं, यानी जैसे कि सेल की सबसे अच्छी कंपनी निप्पो होती है या सेलो होती है, तो आप उस ब्रांड का नाम बार बार बताएं। यानी निप्पो की सेल लीजिए, सबसे अच्छी, सबसे सस्ती, टिकाऊ और चले सालों साल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन दें, जैसे अभी खरीदें, आज ही आजमाएं आदि। यानी आपने अपना स्लोगन बता दिया ना, फिर उसमें इतना कहें कि अभी खरीदें, अभी लें, आपको इसके साथ एक फ्री मिल जाएगा ऑफ़र के साथ। तो आपने ये चीज़ें समझा दी। उसके बाद आता है नैतिकता का पालन करें, यानी झूठे दावे या भ्रामक बातें ना करें। मतलब सेल करते टाइम झूठ भी नहीं बोलना कि लंबी लंबी फेंक दो और फिर बाद में वो काम ही नहीं करे। जैसे कि सेल हो गया, सेल को बेचते टाइम आपने कह दिया साल भर की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी और आपकी 3 महीने नहीं चल रही, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। तो आप एक बार इसका अच्छे से पढ़ लो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आकर्षक विज्ञापन बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। आकर्षक शीर्षण, सरल भाषा, उत्पादक विवृद्धि, विशेषताएं, दर्शक, दृश्य, ध्वनि, समस्या सीमा, समय सीमा, समस्या और समाधान, ब्रांड का नाम, कॉल टू एक्शन, नैतिकता का पालन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के करना है।
फर्रे बना लो यार, इसके स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकलवाओ, जाओ मस्त चलाओ। फिर 8वां क्वेश्चन आता है हमारा, टीवी धारावाहिक के लिए रोचक संवाद लिखिए। ये क्वेश्चन आपका आएगा। आपको क्वेश्चन सिर्फ 5 या 6 करने हैं, जो कि 8वां में होगा, तो मैंने उसको भी लेके ही ये क्वेश्चन बना दिया है कि आप लोग पढ़ के जाओ, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सीधा चेप दो। तो टीवी धारावाहिक के लिए संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें हैं, उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पात्रों के स्वभाव के अनुसार संवाद हो, यानी जो भी पात्र आपने डिसाइड किया, जैसे हीरो का पात्र है तो उसको हीरो वाले डायलॉग दो। भाषा सरल, स्पष्ट और भावनात्मक होनी चाहिए, मतलब उसके जो डायलॉग हैं सामने वाले को समझ में आए और उसे भाव करे, स्पष्ट करे कि हाँ ये अच्छा है। संवाद और नाटकीय और भावनात्मक प्रभाव हो, यानी जो संवाद हो वो नाटकीय हो, अच्छा हो। हर संवाद कहानी को आगे बढ़ाए, मतलब आपका जो संवाद है ऐसा भावनात्मक संवाद बनाए कि वो कहानी को आगे बढ़ाए, ना कि उसे ख़त्म करने पे लगी रहे। सबसे छोटे और प्रभावशाली हो, यानी संवाद जो आपका हो छोटे हो और प्रभावशाली हो। छठा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दर्शकों से जुड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करें। 7वां, हास्य भाव, गुस्सा या प्यार, भावनाओं को संतुलन बनाए रखें, मतलब दर्शकों से जुड़े रहें और हंसी, भावनात्मक, गुस्सा, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम उस टेलीविज़न प्रसारण में लेकर आए कि आपकी जो दर्शक है वो देखे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, गोपी बहू सीरियल हो गया, सब लोग देखते हैं हमारे घरों में, धूम तनाना जो भी बोलते हैं वो लोग कितना मज़े से देखते हैं। उसमें पहले धूम तनाना बच गया तो समझ लो कोकिला जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखते हुए ये सारी बातें ध्यान रखनी है। मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया, एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना। फिर आपको लोक प्रचलित कहावतें और मुहावरे संवाद में जोड़े जा सकते हैं। कोई ऐसा मुहावरा ले लो, जैसे कि आप एक मुहावरा ले लो कि मतलब कुछ भी ले सकते हो यार एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। तो इस तरीके का आप संवाद यूज़ कर सकते हो प्यार के भाव में। उसके बाद दृश्य और स्थिति के अनुसार संवाद में बदलाव करें। जैसे ही दृश्य चेंज हो रहा है उसमें संवाद जो है चेंज करें, और जो है आपका कैरेक्टर उसको ऐसा बनाएं कि आकर्षक लगे। फिर संवाद याद रखने लायक कैची हो, यानी जो संवाद आप लोग बोले हो वो याद रखने लायक हो। तो ये था टीवी धारावाहिक के लिए रोचक संवाद लिखिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब आप लोग एक बार रिवीजन कर लो, वापस से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। इसमें आपके 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक के बाद पहला क्वेश्चन आपका आता है रचनात्मक लेखन क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लिया आपने। उसके बाद आता है दूसरा, रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र और उसके रूप बताएं, ये हो गया। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका ले लो, उसके बाद यहाँ ले लो एक स्पीच का, उसके बाद इसका ले लो। अब ये पढ़ लो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल आशिया इन्फो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको हम सोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यूनिवर्सिटी अपडेट्स हमारा चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और लोग ऐड हों और हमारी डी सोल की कम्युनिटी बढ़ती जाए। और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं आशिया इन्फो के नाम से। आशिया इन्फो के नाम से हमारे दोनों जगह चैनल हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, कल के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से करना आप लोग।